रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं। जो घर इस वक्त तलाकों वाले मामलात में फंसे हुए हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला देख लेना चाहिए। अगर उन्होंने फ़ैसला नहीं देखा तो आज का प्रोग्राम ज़रूर देखें। हम इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात कर रहे होंगे कि निकाह के अलावा जो मियाँ बीवी के दरमियान मुआहदा तय पाता है, क्या शौहर उस मुआहदे की पाबंदी करना उस पर लाजम है या नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक निकाह नामे के साथ ये मुआहदे भी कारामद हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि निकाह नामे में आपने जो बातें लिख दी उसके बाद अगर आपने ज़िम्मेदारी पूरी कर ली तो मामला ख़त्म हो गया। अगर आपने अपनी शरीक हयात के साथ कोई और मुआहदा किया है, घर का मामला है, जेवर का मामला है, पैसे का मामला है, तो वो भी मामलात अब निकाह जैसे ही मुक़द्दस मुतसव्वर होंगे। नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट की गिरफ्त में आएंगे। इसके ऊपर हम प्रोग्राम के किस्म में बात करेंगे। बड़ा अहम सोशल इशू है और ये पाथ ब्रेकिंग किस्म का फ़ैसला आया है। जो एक और स्टोरी है, ईरान की तरफ से बहरीन और कुवैत के ऊपर हमले किए गए। कुछ वीडियोज़ भी हमने देखी, कुछ पिक्चर्स जारी हुई। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आपने तबाही भी देखी। ईरान का मानना ये है कि अमेरिका ने उनके जजीरे के ऊपर हमले किए हैं, जिसको अमेरिका कहता है दिफाई हमले। ईरान का मानना ये है कि कुवैत और बहरीन के ज़रिए ये हमले हुए हैं तो हमने उसका जवाब दिया है। तो मामला बहुत गंभीर हो गया है। अब ईरान और अमेरिका की जंग आपको मशरिक़ वस्ता की रियासतों की जंग बनती हुई नज़र आ रही है। सऊदी अरब ने इसको कंडेम किया है, दूसरे ममालिक ने भी कंडेम किया, पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये अमेरिका और ईरान और इसराइल का मामला कहीं मुसलमान रियासतों की जंग का बायस ना बन जाए। तो इसके ऊपर खालिद अल मीना हमें ज्वाइन कर रहे होंगे सऊदी अरब से, अरब न्यूज़ और सऊदी गज़ट से मुंसलिक है। लेकिन हमारी जो मेन स्टोरी है नाज़रीन, बजट से मुतल्लिक है। और बुनियादी मसला पाकिस्तान के अंदर सादा अल्फाज में ये है कि हम जो चीज़ें घर में बनाते हैं वो हम बहुत कम मिकदार में बनाते हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम है। मुसलसल इनके अंदर आपको इजाफा होता हुआ नज़र नहीं आता। और आजकल जो अदाद शुमार हमारे सामने है उसमें तो आपको कमी नज़र आती है। जब आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं आता। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं आता, इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं तो फिर खसारे बढ़ जाते हैं। और हम इसी चक्कर के अंदर पड़े हुए हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़िम्मेदारी बिज़नेस कम्युनिटी से बात करें तो वो कहते हैं हुकूमत की है, हमें फैसिलिटेट नहीं करते। हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री जो है उसके अंदर उनके अंदर इनोवेशन नहीं है, वो बस मक्खी पे मक्खी मारते हैं। तो आज हम इस मुहिम को सॉल्व करना चाहेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि हम एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ा पा रहे। हमारे पास डॉक्टर ज़लीफ मुनीर साहबा मौजूद है, चेयरपर्सन है पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल की। उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम हुसैन हमारे पास मौजूद है, माहिर माशी अमूर के, उनका भी बहुत शुक्रिया। और चेयरमैन नेप्टमा कामरान अरशद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद है, उनका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू डॉक्टर ज़लीफ साहबा, ये बताइएगा हम अपने एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ा पाते? दुनिया भर के अंदर इतने मॉडल्स मौजूद हैं, हमारा मसला क्या है? थैंक यू तलत। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो 40% मुल्क का एक्सपोर्ट करते हैं, 25% टैक्स देते हैं, 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। बिजनेस को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है और बिजनेस जो है डॉक्यूमेंटेड बिजनेस, वो इकोनॉमी की अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को कब तक लेके चलेगी, ये एक बुनियादी मसला है। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आप अगर अपने रीजनल प्लेयर्स को देखेंगे, रीजनल जिनके साथ आपका कंपटीशन होता है, आप उनके एनवायरनमेंट और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देखेंगे तो आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। वो आपको फर्क जो नजर आएगा वो एनर्जी कॉस्ट में भी होगा, वो टैक्स पॉलिसीज में भी होगा, वो रेगुलेटरी पॉलिसीज में भी होगा। तो जो हमारा मसला है बिजनेस कम्युनिटी का, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, वो ये है कि हम जब तक ये कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे कि हमारी पॉलिसीज हो रही हैं, कैसे प्रिडिक्टेबिलिटी उसमें आएगी, कैसे फेयरनेस और लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी, ये बुनियादी चीजें हैं। अच्छा, मुझे जरा आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी वाली बात को मैं लेके खुर्रम साहब के पास भी जाऊंगा, कामरान अरशद साहब के। हमारा तो ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत प्रिडिक्टेबल है,
पाकिस्तान हमेशा IMF के प्रोग्राम के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम मौजूद है, जो कुछ भी हो वो निज़ाम चलता रहता है, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस हाउसेज हैं उनके बारे में भी हमें पता है। सो इन अ वे पाकिस्तान एक प्रिडिक्टेबल किस्म का इन्वायरमेंट रखता है, मुश्किल है लेकिन प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट है। खुर्रम साहब, योर टेक, एक्सपोर्ट्स के साथ मसला यही है कि हम गैर यकीनी की सूरत हाल में मुब्तला रहते हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, या कुछ और मामला है? तलत, आप अगर पिछले 40 साल में आप देखें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रोफाइल क्या रही है, तो एक चीज आपको हिट करेगी कि 40 साल पहले भी हमारी वही प्रोडक्ट्स थे तकरीबन, यानी कि टेक्सटाइल्स। अब टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अंदर अंदर शायद कुछ चेंजेस आ गए हों, लेकिन तब भी ज्यादातर हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल बेस्ड थे, अभी भी हैं। और तब भी हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स वही थी, USA एंड यूरोप। आजकल भी वही है, अब थोड़ी सी मिडल ईस्ट में ग्रोथ आ गई है, दैट्स इट। तो ये कैसे हो सकता है कि 40 साल से हम लोग एक ही प्रोडक्ट एक ही मार्केट में बेच बेच के अपनी एक्सपोर्ट सेक्टर को ग्रो करना चाह रहे हैं, और वहां से आगे क्यों नहीं हम लोग निकल सके? आई थिंक यहाँ पे हद से ज्यादा एक प्रिडिक्टेबिलिटी ये भी है कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, दे लैक इनोवेशन, दे लैक द एपेटाइट फॉर रिस्क टेकिंग, they lack any approach for identifying new markets, new products, new opportunities. In short, they don't know how to really run a business. वो एक चीज, एक इदारा उन्होंने 40 साल पहले जो खड़ा कर दिया था, उसी को चलाए चले जा रहे हैं। और जब उसमें कोई मसले आते हैं उनको, तो वो गवर्नमेंट के पास जाके रोते हैं कि यार हमारी एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, तो उसको कम करो, टैक्सेस बहुत हाई हो गए। अब कई कुछ रोना इसमें जायज होता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो फिर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी आती है ना, कि अगर एक एरिया में आपसे बिजनेस नहीं चलाई जा रही, तो आप उसमें से निकले और दूसरे एरिया में चले जाएं। Why have we not seen business? जो मकसद है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो यही है कि आप नए रास्ते निकालें और दुनिया के नए अंदाज को अपनाएं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं। और आपने रिस्क टेकिंग का जिक्र किया, ये बड़ा अहम है। यहाँ पे हम रिस्क को ज़ीरो पे लाना चाहते हैं और फिर काम करना चाहते हैं। लेट मी आस्क कामरान अरशद साहब। सो बुनियादी बात कामरान साहब ये कि एनवायरनमेंट तो वही है जो है, लेकिन कुछ खुद ही बंदा तदबीर कर लेता है। सारी दुनिया इसी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रही है। श्रीलंका बैंकरप्ट होकर फिर बाउंस बैक कर गया। बांग्लादेश के अंदर आप देखें कितना बड़ा बहरान आया, उन्होंने अपनी तारीख को रीराइट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अपने पाँव पे खड़े हो गए। सो देयर इज समथिंग मोर फंडामेंटल टू दिस प्रॉब्लम देन सिंपली सेइंग कि हुकूमत जो है वो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं हमें मुहैया करती। जी तलत साहब, थैंक यू। पहली तो बात यह है सर कि हमें थोड़ा सा ना रियलिस्टिक होना है, एंड फिर बात पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स की या स्किल सेट की आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये वाजे करता जाऊं कि कंपेयर्ड पिछले, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, या 76 साल का रोना नहीं रोते। पहले तो हमारे यहाँ सर कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, कोई 5 ईयर 10 ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहला तो फ्लॉ हुआ है। लास्ट टाइम हमारी कोई 10 ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी तो वो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के टाइम में थी। तब जो आपके प्रोग्राम में किसी ने कहा कि साउथ कोरिया मलेशिया वाले हमारे ब्लूप्रिंट्स लेके किधर से किधर चले गए और हम कहाँ के कहाँ रह गए। पहला तो बुनियादी प्रॉब्लम ये है सर, ये लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये लैक ऑफ क्लियर कंसाइज, जिस तरह पहली स्पीकर ने कहा आपकी शो पे, हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। नंबर 2 सर, टेक्सटाइल अच्छी है या बुरी है? एक हकीकत यह है कि पिछले साल जो टेक्सटाइल की टोटल इज्तिमाई एक्सपोर्ट थी वो 17.88 बिलियन थी। इस साल सिर्फ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो प्रोजेक्टेड पूरे साल के 18.2 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पे जाएगी या सेम एज लास्ट ईयर मेंटेन करेगी। बाकी आपकी सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट नीचे है। तो एक ये क्या ऐसा माजरा है कि टेक्सटाइल वाले ही सिर्फ अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं, बाकी सारों की गिर गई है, तो बाकी सारे फिर हमसे क्या कम एंटरप्रेन्योर्स हैं? टेक्सटाइल वाले एक बेचारे ऐसे हैं कि दुनिया की या खित्ते की महंगी आपकी सपोर्ट बेस बहुत अच्छी है ना जी। आप देखें आपकी सपोर्ट बेस बहुत अच्छी है, ज़री मुल्क है, आपको इसके अंदर से इनपुट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मिल जाती है। आप की मैं लॉबी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, असर रसूख आपका मौजूद है, आपका नेटवर्क मौजूद है। सो इन अ वे यूर कंफर्टेबल जोन। तो आपको इस कंफर्टेबल जोन में से निकलना होगा ना। आप कब तक टेक्सटाइल के जरिए काम चलाते रहेंगे? तलत साहब, खित्ते की सबसे महंगी बिजली कंपेयर टू बांग्लादेश एंड इंडिया
खित्ते की महंगी तरीन गैस कंपेयर टू बांग्लादेश एंड इंडिया, खित्ते की सबसे महंगी टैक्सेशन, 29% कॉर्पोरेट टैक्स, 10% सुपर टैक्स, फिर हर क्वार्टर का एडवांस टैक्स, टर्नओवर टैक्स वो भी हमारा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन देता है। फिर उसके अलावा ईओबीआई, सोशल सिक्योरिटी, फिर उसके अलावा कोई 10 और किस्म की फीसें वो हम देते हैं। फिर उसके ऊपर कैप्टिव लेवी हम पे लगती है, फिर गैस हमसे छीन ली जाती है। इस सारे के बावजूद अगर आपका आप बिजनेसमैन क्यों इस करते वक्त हैं काम बिजनेस कर रहा है, फिर ना करें? ये तो आपने सर- आप तो इस तरह बता रहे हैं कि जिस तरह, मेरा मतलब है कि फिर आप ना करें बिजनेस, ना करें, हालात इतने खराब है तो इसीलिए तो सर 150 से जायद मिलें पिछले 3 साल के अंदर बंद हो चुकी हैं। 500 से ज्यादा, 600 से ज्यादा जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। आपकी इसका जो असर है वो कपास की फसल पे आ रहा है। 13 साल पहले आपने 14.3 मिलियन बेल्स उगाई थी, अब आप 5.5 मिलियन बेल पे आ गए हैं, जिसे आप वाइट गोल्ड कहते हैं। उसको आप खत्म करके आप वाइट पॉइजन, जिसे गन्ना कहते हैं, आप उसको तरजीह दे रहे हैं। तो सर ये इसका ना एक बड़ा डेविस्टेटिंग इफेक्ट है आपकी पूरी इकोनॉमी पे। ठीक है, कोई कोई और सेक्टर तो ठीक परफॉर्म है। नहीं कर रहा। लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर जलीफ ऑन दिस पॉइंट। जी जलीफ साहब, ये फरमाइएगा कि अभी खुरम साहब ने rather प्रोवोकेटिवली ये स्टेटमेंट दिया। खुरम बहुत इंसाइटफुल जर्नलिस्ट हैं कि बुनियादी तौर पर तो इनोवेशन नहीं है आप में ना, आप डाइवर्सिफाई नहीं करते, आप अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अब उसी हुकूमत जिससे आपके शिकवे हैं उनसे अपने दर्द की दवा भी मांगते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर जो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं देता उनसे मुलाकातें भी करते हैं। सो आपको कुछ और नया सोचना होगा इस मुल्क के लिए। इनोवेशन बिल्कुल बहुत जरूरत है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाना बहुत जरूरत है, R&D का जरूरत है, और डाइवर्सिफाइड मार्केट्स आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात यह है कि आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं होती जब तक आपकी पॉलिसी में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती, हर साल वो बदलती नहीं रहती। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इनोवेशन और R&D और वैल्यू एडिशन पे क्यों नहीं हो रही? जो कंपनियां इन चीजों पे कर रही हैं इन्वेस्टमेंट, वो ही हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में हैं, जो कि चाहती हैं कि वो आगे इन्वेस्ट करते बढ़े। उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। जिस चीज की बात आप कर रहे हैं कि जी इसमें डेफिनेटली फोकस यही होना चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप तब इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का एनवायरनमेंट। अगर आप जो हैं सिर्फ टैक्स की बर्डन के नीचे रहेंगे, सिर्फ हर साल अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी के बर्डन के नीचे रहेंगे, ये नहीं पता कि इस साल और अगले साल में क्या होना है। बजट जो है वो एक बजट नहीं होता, बजट जो है वो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होती, वो एक इकोनॉमिक विजन की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए है, और फिस्कल स्ट्रेस के अंदर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो उसमें हमें समझ आ गई इस बात की। लेकिन गुजारिश मैं करना चाहूँगा, इस नुक्ते के साथ मैं खुरम के पास जाऊँगा, गुजारिश ये करना चाहूँगा कि बजट के ऊपर तो आपका बिजनेस डिपेंड नहीं करता, वो तो सारा साल का साइकिल है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट उसके अंदर है या नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इसी इन्वायरमेंट के अंदर जिससे आपकी इतनी शिकायतें हैं। बट बैक टू खुरम एट दिस पॉइंट। खुरम, मैं अभी देख रहा था एक सर्वे जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे है 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान ये जारी हुआ। इसमें कहा कि 70 से 80% कारोबारी इदारे नई सरमायाकारी के फैसलों को मौखर या उन पर नजरसानी, और जो ट्रस्ट है, कारोबारी एतमाद की जो शरह है वो 13% है पाकिस्तान के अंदर। सो कलेक्टिवली पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है, जो इन्वेस्टर है, वो इस माहौल से, निज़ाम से खुश नहीं है। सो आई थिंक इसकी जिम्मेदारी तो फिर आप इन्वेस्टर्स पे और बिजनेस पे, कम्युनिटी पे नहीं डाल सकते। ये तो हुकूमत का, सरकार का, ब्यूरोक्रेसी का मामला है।
देखिए तलत, ये काफी एक सटल और बड़ी एक जजमेंट के साथ ये फैसले करने होते हैं। मैं डॉक्टर साहिबा से अग्री करता हूँ, जो उन्होंने बातें कही हैं वो गलत नहीं कह रही, वो अपनी तरफ से इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त फरमा रही हैं। मुझे सिर्फ इन बातों से प्रॉब्लम ये है कि मैंने अच्छे वक्तों में भी यही बातें सुनी है बिजनेस लीडर्स से, और बुरे वक्तों में भी यही बातें सुनी है। तो अगर कुछ जिम्मेदारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की डेफिनेटली होती है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। आजकल का जो टैक्स बर्डन है, जो टैक्स जो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डाल दिया है, वो तो एक अब्सर्ड सिचुएशन पैदा हो गई है उधर, आउटराइट रिडिकुलस किस्म की। ये और आई थिंक एनर्जी टैरिफ्स जिस तरह से इंक्रीज हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन दूसरी साइड पे गलत, अगर हम लोग वाकई में बिजनेस लीडर्स के साथ डील कर रहे होते तो कोई ना कोई हल निकालने की खुद भी कोशिश की जाती है इन चीजों से। और एक हल यही होता है कि अगर एक एरिया है जहां पे बहुत एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल, और आपको लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज करेंगी, देयर इज नो वे दैट दे आर गोइंग टू कम डाउन, क्योंकि पाकिस्तान की इंडिजिनस गैस रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। तो नेचुरल सी एक डिसीजन है कि भाई अब एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से निकलो और दूसरा कोई और प्रोसेस ढूंढो जहां पे अगली जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ रही है। ये काम नहीं हुआ पाकिस्तान में। लेकिन ये रिक्वायर करेगा रिस्क लेना, ये रिक्वायर करेगा ग्राउंड वर्क करना, फॉरवर्ड थिंकिंग करना। तो क्विकली अगर मैं कामरान साहब आपसे पूछ पाऊँ, हालात तो जो हैं वो आपके सामने हैं, आपके ख्याल में इन हालात के अंदर अगले 2-3 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का और बिजनेस का और इन्वेस्टमेंट का मामला आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से पलटा सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं? आर देयर एवेन्यूज जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? देखिए सर, जो खुरम साहब बात कर रहे हैं मैं उससे पार्शली एग्री करता हूँ, पार्शली नहीं करता। लोगों को ये सारी चीज़ें नज़र आई थी, तो इतनी इन्वेस्टमेंट सोलर में हुई, सोलर पैनल्स में हुई, एंड ये अब एक वेल नोन रिकॉर्डेड फैक्ट है कि बांग्लादेश एंड श्रीलंका से ज़्यादा सोलर कैपेसिटी इंडस्ट्रीज़ में एंड घरेलू सार्फिन ने यहाँ इंस्टॉल की। पहली बात ये होगी, जो और ज़्यादा इनोवेटिव थे उन्होंने फिर बायोगैस, उन्होंने फिर साउथ में आपके विंड कॉरिडोर्स हैं, नूरियाबाद घारो एरिया में, वहाँ पे विंड टर्बाइंस प्लस सोलर, एंड देव गॉन ऑफ ग्रिड। लेकिन जो भी ऑफ ग्रिड जाएगा या ऑल्टरनेट एनर्जी इस्तेमाल करेगा, वो फिर 47,000 मेगावाट ग्रिड का हिस्सा नहीं रहेगा, या जो आने वाले 5 सालों में 17,000 मेगावाट मजीद आ रहा है वाया मोहम्मद डैम, दासू डैम, दामिर भाषा डैम, वो फिर उसका कस्टमर नहीं होगा। तो ये सर प्लानर्स को सोचना है। दूसरी बात यह सर कि आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये आपको 25 से 30 बिलियन डॉलर पे शॉर्ट टर्म में विद इन अ स्पैन ऑफ 24 to 36 मंथ्स लेके जा सकती है, अगर करेक्ट अच्छी पॉलिसीज हों। पॉलिसी देना सर गवर्नमेंट का काम है, बेसिक इकोनॉमिक्स 101 है। अभी तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो रहा है, हमसे पहले तो जो मल्टीनेशनल इन्वेस्टर निकल गया है यहाँ से, वो क्यों निकला है? वो एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों पे निकला है जो आज हम कह रहे हैं। सो आपको शॉर्ट टर्म में टेक्सटाइल 25 to 30 बिलियन डॉलर पे लेके जा सकती है, अगर इनेबलिंग पॉलिसीज हों तो। अगर अच्छा, क्विकली, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एक सवाल करना है। ये ज़रा एक बिल्कुल नीलाम घर टाइप सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा आप क्विकली उसका जवाब दे। तीनों से मैं पूछूंगा, पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी तौर पर कौन सा मेड इन पाकिस्तान ब्रांड लॉन्च किया है? स्टार्टिंग विद यू कामरान साहब, विच ब्रांड डू यू हैव मेड इन पाकिस्तान दुनिया भर जिसकी धूम? मेड इन पाकिस्तान सर, आई थिंक आपकी लीवाइस की जीन्स, आपके कई तौलिए, आपका एक अमेज़ॉन का बहुत बड़ा तौलिया बनाने वाला, आपकी नाइकी सॉक्स बनाने वाली। अगर हमने ब्रांडिंग नहीं की तो वी हैव बिकम पाकिस्तान के ब्रांड, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मेड इन पाकिस्तान ब्रांड, मेड इन पाकिस्तान ब्रांड, लाइक सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड जो पाकिस्तान का अपना हो। तो लीवाइस तो आप आउटसोर्स करके बना रहे हैं ना यहाँ पे। चले, मैं समझ रहा हूँ सर, ब्रांडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान ने हाली स्टेज पे डिप्लोमेटिक टाइगर बन के अपने आप को साबित किया, आई थिंक सर उसने ब्रांड पाकिस्तान को प्रमोट किया। मेरा आपके सवाल का जवाब भी है सर। टाइगर इज नॉट अ ब्रांड पाकिस्तान। क्विकली, बिल्कुल आखिर में डॉक्टर जलील साहिबा, 5 seconds फॉर यू। कौन सा ब्रांड है 10 साल में मेड इन पाकिस्तान जो लॉन्च हुआ? बहुत ब्रांडिंग की बहुत जरूरत है,
और ये मैं आपको बिल्कुल ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, ब्रांड मुझे चाहिए, मुझे गिव मी अ ब्रांड, गिव मी अ ब्रांड, वन ब्रांड ब्रांड की जरूरत, एनी सेक्टर। पाकिस्तान के नेशनल ब्रांड्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो नेम वन इंटरनेशनल जिसकी मैं जाऊं कहीं पे शौज़ेलीज़े जाऊं, वहां पे पड़ी हुई हो, मैं जाऊं यूके में, वहां पे पड़ी, क्या है? मैं फिर आपको अपनी मिसाल दे देती हूँ, अपनी कंपनी की मिसाल दे देती हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूके में टेस्को में भी हैं और सेंसबरी में भी हैं, जीसीसी में मेन स्टोर्स में भी हैं, तो 32 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके खुरम, आई अपोलोजाइज, आई कांट कम टू यू ऑन दिस, लेकिन आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उसने बता दिया कि आपका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या होगा। एनीवेज, हम इस डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे। मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी है ताकि मामलात की तरफ रफाएं। प्रोग्राम हमारा जारी। नाज़रीन, अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ जंग एक और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रही है बतदरीज, और वो रुख है ईरान की तरफ से हमले मिडल ईस्टर्न ममालिक के ऊपर। बहरीन और कुवैत के ऊपर हमले हुए हैं, और कुवैत की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक ईरान से दागे गए 13 मिज़ाइल और 17 ड्रोन उन्होंने तबाह किए हैं। कुछ मिज़ाइल इनके डिब्रीज गिरी या शायद ड्रोन्स गिरे, वो नुकसान पहुंचा पाए। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आपने तस्वीर देखी। इसको कंडेम किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया, सऊदी अरब ने इसको कंडेम किया। ईरान का मानना ये है कि ये सेल्फ़ डिफेंस में हमले हैं, और अभी मैं एक बयान देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था जी कि अब वो दिन जब ईरान को आप धमका सकें ख़त्म हो गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या इम्कान मौजूद है कि एक और जंग शुरू हो जाए जो मशरिक़ वस्ता की रियासतें हैं उनकी आपस में। खालिद अल मीना जो एक जय्यद सहाफ़ी हैं सऊदी अरब के, और अरब न्यूज़ और सऊदी गज़ट से मुंसलिक रहे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। हमें आप ये बताइएगा कि मशरिक़ वस्ता में बैठ के, सऊदी अरब में बैठ के आपको क्या लगता है कि ईरान की जो पॉलिसी है उससे कहीं ये जंग कोई और रुख ना इख्तियार कर ले? आपस में जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी मुसलमान ममालिक की? ये डर है कि ये जो हो रहा है रिएक्शन जो ईरान का, मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट। हम जानते हैं कि ईरान पर अटैक हुआ, हम जानते हैं इन्होंने क्या किया इसराइल और अमेरिका ने, बट अभी 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते कुछ नहीं हुआ। आज उन्होंने जो कुवैत पर और बहरीन पर अटैक किया, उनका ये कहना है, जैसे जानते हैं कि दे आर सेल्फ डिफेंस, और ये यहाँ से हवाई अड्डे हैं या कोई बेसिस हैं, लेकिन इट डज नॉट सर्व द कॉज ऑफ पीस। एक, लेकिन आप अगर देखेंगे ये जो हो रहा है सब नेतन्याहू की कामयाबी है, बिकॉज 2 दिन के पहले और कल भी हमने पढ़ा वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसी से और अमेरिकन से कि हर रोज इनकी कोऑर्डिनेशन हो रही है मिस्टर ट्रंप की और नेतन्याहू की। सो मेरे ख्याल में ये जो नेतन्याहू कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जैसे आपने कहा कि ये गल्फ स्टेट्स में और अरब स्टेट्स में पूरी डिवीजन हो, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, और इनका मेन एम है कि जब उसके बाद को होगा तो फिर भी वापस ये स्टेट्स अमेरिका के तरफ भागेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी रिकंस्ट्रक्शन करो। इट्स अ वेरी नेफेरियस प्लान। ये जो तमाम अमन की बातचीत है जिसके अंदर सऊदी अरब का बहुत कलीदी किरदार है, वैसे हाईलाइट नहीं होता, लेकिन वो सऊदी अरब का अपना एक तरीक़ाकार है, वो क्वाइट बट इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी भी यकीन करते हैं। पाकिस्तान का बड़ा विजिबल किरदार मौजूद है, लीडिंग फ्राम द फ्रंट। ये तमाम लगता यूँ है मामला अब ईरान की तरफ से जो पॉलिसी अपनाई जा रही है और जो इसराइल के प्लान है उस गुंजल के अंदर फंस गया है कहीं। आपको लगता है कि अभी भी अमन की उम्मीद जो है वो तवाना है, स्ट्रॉन्ग है, और ये जो मामलात हैं जब डील हो जाएगी, अगर होती है तो ये मामलात फिर अज खुद तय हो जाएंगे?
नहीं, ये तो नहीं होंगे अनलेस देयर इज डायरेक्ट। मैं सालों से कह रहा हूं कि जब तक डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन ईरान और ममालिक, और अभी तो मैं साफ साफ कहता हूं कि द ओनली टू कंट्रीज हु कैन ब्रिंग पीस हियर, सऊदी अरब और ईरान, डायरेक्ट टॉक्स करें। सऊदी अरब ने काफ़ी रिस्ट्रेंट किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, फिर MBS क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी जब यहाँ पर इस पर अटैक हुए, उन्होंने अरामको इंस्टॉलेशंस पर मारा और कहा कि अमेरिकन, और मैंने कहा भी एक प्रोग्राम में पाकिस्तान की टीवी में कि देयर इज नो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन अरामको, उसका नाम है सऊदी अरामको। तो अब बिला वजह के आप सऊदी अरब पर जो हज के पहले उन्होंने काफ़ी अटैक किया, तो मैं ये इनकी पॉलिसी है। इट इज़ द एम ऑफ दीज टू शैतान्स, बोथ ट्रंप और आपके ये नेतन्याहू, कि काफ़ी डिविजन्स, डिसेंशंस, डिससेटिस्फेक्शन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करें, क्योंकि एक दूसरों को मारे, या हथियार से मारे या जूते मारे। आई मीन दिस इज देयर एम। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये जो सऊदी अरब कर रहा है, पाकिस्तान कर रहे हैं, अदर्स कर रहे हैं, कतर भी, ये जो सेल्फ रिस्ट्रेन जो कोशिश करें, इट विल वर्क आउट। ईरानियों को भी ये मालूम होना चाहिए कि बिला वजह के इधर उधर से बम फेंकना और ये अटैक करना, अब कुवैत में भी एक मरे, एयरपोर्ट चले गए, ठीक है। आई थिंक वी हैव टू कम आउट ओपन। बिल्कुल, आखिर में क्विकली अगर आप हमें असेसमेंट दें, ईरानियंस की कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं ये सब काम करने में? वल्लाह ईरान, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ एनालाइज करने की इसका क्या फ़ायदा होता है। आई डोंट थिंक सो फ़ायदा होता, क्योंकि जो न्यूट्रल थे वो भी नाराज़ हो गए, जो पहले भी ईरान को सपोर्ट करते थे वो भी परेशान हैं ये क्या हो रहा है। एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री, ईरान के जो स्पोक्स पीपल विल ओपनली कम आउट एंड से हम क्यों कर रहे हैं, देयर इज नो हार्म। वो कहें कि हम ये कर रहे हैं, कि वो तो कह रहे हैं ओपनली कि वी आर डूइंग दिस क्योंकि दीज बेसिस आर बीइंग यूज्ड। बट आई थिंक यानी डायरेक्ट डिप्लोमेसी बिटवीन द टू साइड्स, मेरे ख्याल में वही एक ही सोल्यूशन है। अदरवाइज साहब ये होते जाएगा, अभी नहीं 4 महीने के बाद खुदा न खास्ता या कभी भी, ये हमारी एग्जिस्टेंशियल दुश्मन ये इसराइल है, और ये बेचारा वो जो उसको लेकर हाथ से पकड़ के ले जा रहे हैं, जैसे मदारी वो खेल करा रहा है, तो ट्रंप को ये कभी राइट कभी लेफ्ट। सो सोल्यूशन लाइज इन ईरान्स हैंड्स आल्सो कि वो रिस्ट्रेंट डालें। खालिद अल-मीर साहब, एज ऑलवेज आपने इंसाइटफुल तरीके से इस तमाम मामले का अहाता किया, और जिस तरह आपने बताया कि सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। समझना चाहिए कि बड़ा प्लान क्या है, और उस प्लान को गलत फहमी में या किसी और वजह की बुनियाद पर अमल दरामद करवाने में मदद नहीं देनी चाहिए। दैट सीम्स टू बी द इशू है। हमारा प्रोग्राम जारी है, जब हम वापस आएंगे तो बात कर रहे होंगे कि जो निकाह के साथ मुआहदे होते हैं दोनों पार्टनर्स के दरमियान, उनकी वैलिडिटी क्या है। हाई कोर्ट ने तो फैसला जारी कर दिया। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक शौहर निकाह नामे में दर्ज हक महर के अलावा जो भी मामलात बाहमी मुआहदे के तहत तय करता है, उसमें जो कमिटमेंट्स करता है उसको भी उसने पूरी करनी है। और ये फ़ैसला है जस्टिस साजिद महमूद सेठी का, 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है। तो निकाहनामे के मामलात अपनी जगह पर, लेकिन अगर बाहमी मामलात किसी भी मुआहदे के तहत आपने तय किए हैं तो वो भी हक़ बनता होगा शरीक हयात का, वो आपको देना होगा। रुबाब सलमान साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, इन मामलात को बखूबी जानती हैं। रुबाब साहब, आप पहले तो ये बताइएगा कि फ़ैसला कितना अहम है, और अगर अहम है तो क्यों? ये फैसला बहुत अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि जो डॉरी है वो आपको जो सिर्फ निकाहनामे में अगर लिखी जाएगी तो वही डॉर आपको जो है हक महर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका जिक्र किसी और तरीके से या किसी और इंस्ट्रूमेंट पे किया जाएगा तो वो उस हक महर के जुमरे में नहीं आएगा। ये चीज़ इस जजमेंट से हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है।
प्लस किसके ऊपर उस कागज का सच्चा या झूठा होना वो कौन साबित करेगा, किस तरह करेगा, फैमिली लॉज कैसे डिफर करेंगे, कानून शहादत जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हकमहर के मामलात में किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, ये सारी बारीकियां जो कि हम अक्सर जो है वो शादी और हक महर इस तरह के मामलात में जो हम कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर जो है लोगों जो है बीवियों की हक तलफी होती है, उन चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से सिटी साहब ने जो है वो एक एक पॉइंट एक एक नुक्ते को देखा है। और यहाँ तक कि इस केस में चूंकि एक पहले भी बीवी है और ये सेकंड वाइफ है जिसका केस है, तो फर्स्ट वाइफ की भी कोई हक तलफी ना हो और दूसरी को जो हक दिया गया है वो ट्रू बाउंड्रीज पे ट्रू लिमिट्स के साथ दिया गया है, उसको भी जो है वो अच्छे तरीके से फ्रॉन्जिक किया गया है। और ये जो है और दूसरी बात ये कि कानून शहादत की इम्प्लीमेंटेशन का बहुत खूबसूरती से उसको बयान किया गया। ये फरमाएगा तो निकाहनामा तो फिर एक डॉक्यूमेंट ऐसी है जिसको हम समझते हैं कि मरबूत डॉक्यूमेंट है और शादी का जो ताल्लुक वास्ता है उसके तमाम कवायफ, उसकी तमाम जिम्मेदारियां वो उसके अंदर दर्ज हैं। लेकिन अब इस फैसले के पेश नज़र तो फिर निकाहनामे के अलावा भी जो दस्तावेज़ होगी उसका वज़न भी निकाहनामे के बराबर ही होगा, कम से कम इन मामलात की हद तक। देखिए ये कंसेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो हकमहर है उसका ताल्लुक सिर्फ उस निकाहनामे के कागज से नहीं है, इस चीज़ को क्लियर किया गया है। निकाहनामा डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उससे आपकी मैरिज जो है वो है एग्जिस्ट है करती है या नहीं करती, उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म दी गई है ताकि किसी को चूंकि पहले बहुत सारे मामलात ऐसे होते थे कि शादी हुई पता ही नहीं चलता था, तो हमने उसको एक प्रोसीजरल वे बनाया। बट द थिंग इज दिस कि अब हमारा जो हकमहर है वो एक शरई हक है, वो उस हक के लिए उसको अगर आप उसमें उसके खाने में यानी कि जैसे इस निकाहनामे में 5,000 रुपया हकमहर लिखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा बिफोर द मैरिज उसी दिन जो है एक मुआहदा किया गया जिसके अंदर हकमहर में 5 मरले का घर और साथ 3 लाख रुपए अगर डिवोर्स दी जाती है तो उस सिलसिले में जो है अदा किया जाएगा। वो लिखना एग्रीमेंट वो भी उसमें जो 5 मरले का घर है वो भी हकमहर है और ज़रूरी नहीं है कि उसका जिक्र अगर निकाहनामे के उस सफ़े में नहीं किया गया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, बिकॉज निकाहनामे का मेन पर्पस जो है वो उस शादी को वेरीफाई करना, उसको डॉक्यूमेंट करना और उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आना है कि ये लोग जो ये बंदा और ये बंदी जो है ये आपस में अब शादीशुदा हैं और दे आर मैरिड, ताकि इस चीज़ को कहीं को कल मिसयूज ना किया जा सके और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना इसकी वजह से पैदा हो सके। आई बिलीव इट देयर। रवाब आपने में ज्वाइन किया, एक बहुत अहम फैसला है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो और फिर आपको शर्मिंदगी ना हो और नुकसान ना आप उठाएं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।